अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन। आज हालांकि हमें जो जो हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट पार्ट फर्स्ट किया था उसका सेकंड थर्ड आगे करना था हमें, लेकिन मुझे लगा कि उससे मतलब वो करने से पहले ये दो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक जो हमने लास्ट में किया था रॉसडेल प्रिंसिपल्स और नेक्स्ट ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो ये दो टॉपिक से एक्सपेक्ट करो एक दो क्वेश्चन तो आएंगे आपके पेपर से। ठीक, उतने डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल से टॉपिक है। बस ये है कि कंपाइल कहाँ से करने, मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करके आप कंपाइल करोगे ताकि हमारे फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स कम से स्किप हो जाए। ठीक, तो लेट्स गेट स्टार्ट। आज मेरा थोड़ा गले में थोड़ी तकलीफ है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यूनाइट्स रिप्रेजेंट्स एंड सर्विस कोऑपरेटिव्स वर्ल्ड वाइड। तो इसका काम ये मतलब रिपीटेडली कह के आ रहे हैं कि इसका काम ये है कि ये कोऑपरेटिव्स का फेस है, जो वर्ल्ड के कोऑपरेटिव्स है उनका फेस है, उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पे ये भी हमने डिस्कस किया। 19 अगस्त 1895 को ये फाउंड होता है। क्यों फाउंड होता है ये स्टोरी हमने लास्ट चैप्टर में की हुई है, ठीक है, लास्ट वीडियो में। और इसको एपेक्स बॉडी भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एपेक्स बॉडी ऑफ दिस कोऑपरेटिव्स इज दैट इज आईसीए। ओके, 318 ऑर्गेनाइजेशन हैं इसकी। लेटेस्ट में 2021 की बात कर रहा हूँ। और 112 कंट्रीज़ में ये जो प्रेजेंट है आईसीए के ये मेंबर्स। और इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, आईसीए इज़ अ गार्डियन ऑफ, इज़ अ गार्डियन ऑफ किसके, गार्डियन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। जैसे सुप्रीम कोर्ट इज़ अ गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इज़ द गार्डियन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। अब इस स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ है? स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी ये बताती है हमें कि एक कोऑपरेटिव होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। एक बेसिक जो हर किसी चीज़ में, हर किसी जगह पे जो कॉपरेट, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे यूएस में हो, जो कॉपरेटिव्स में एक बेसिक सी चीज़ मतलब हर किसी जगह जो होनी चाहिए, वो डिफिनिशन, वो आइडेंटिटी है कौन, कोऑपरेटिव ये आईसीए देता है। अब उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन बताता है कोऑपरेटिव्स क्या होनी चाहिए, कौन कौन से जो भी इस डिफिनीशन में आएंगी वो कोऑपरेटिव्स है। ठीक, इतनी मिनिमम चीज़ हर किसी कोऑपरेटिव में होनी चाहिए जो ये डिफिनीशन बताती है। वन, सेकंड, वैल्यूज़ क्या होने चाहिए कोऑपरेटिव के। थर्ड, प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए गेट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डेफिनीशन जो है, a cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned, democratically controlled enterprise। ये चीज़ हमने एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं फर्स्ट वीडियो में, फिर भी बताता हूँ। ऑटोनोमस मीन्स कि जिसमें बाकी कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, सेल्फ हेल्प की बात हो रही है यहाँ पे। ऑटोनॉमस, जो आप फैसले लेते हो आप ही खुद फैसले लेते हो। ठीक, कोई मतलब जो दूसरी बॉडी है वो वहाँ पे फैसले नहीं लेंगे। आप डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते हो, हर कोई मेंबर अपनी तरीके से वोट करता है और मैनेजिंग बॉडी को इलेक्ट करता है, और वो मैनेजिंग बॉडी खुद ही फैसले लेती है। ठीक, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस। यूनाइट वॉलंटियरली, मतलब विदाउट एनी फोर्स आपको उसमें ज्वाइन, मतलब कोई फोर्स आपको वहाँ पे ज्वाइन नहीं कराएगा, आप वॉलंटियरली जाते हो उसमें। एंड देयर कॉमन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो वहाँ पे बहुत हम 10 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं। थ्रू ए जॉइंटली ओन एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल एंटरप्राइज। ठीक है, ये चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बार बार एक्सप्लेन की है, हम नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब वैल्यूज़ यहाँ पे जो है कोऑपरेटिव के वैल्यूज़ कितने, 10 वैल्यूज़ है, याद रखें कितने वैल्यूज़ है, 10 वैल्यूज़। फर्स्ट इज सेल्फ हेल्प, सेकंड इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज डेमोक्रेसी, फोर्थ इज इक्वालिटी, फिफ्थ इज इक्विटी, सिक्स इज सॉलिडेरिटी। ठीक, बेसिकली यही वैल्यूज़ थे, 6 वैल्यूज़। लेकिन क्योंकि ये रेस्पेक्ट करते हैं किसके, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ देयर फाउंडिंग फादर्स, तो उसने इनने इथिक्स वैल्यूज़ इसमें ऐड कुछ कर दिए। सेवन्थ इज ऑनेस्टी, एट्थ इज ओपननेस। ओपननेस इन व्हाट सेंस, ओपननेस कि अगर आप कोई प्लान करते हो वो प्लान हर किसी के साथ शेयर होना चाहिए, जितने भी मेंबर्स हैं, ये 2 या 3 के दरमियान बात नहीं होनी चाहिए, दैट इज ओपननेस। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, हम सब पे ऊपर है, केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों का ख्याल रखना। ठीक, नाउ देयर आर 10 वैल्यूज। इसके बाद क्या आते हैं हम, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, जो कि 7 है। ठीक है, और 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, क्यों ना हम, क्योंकि हमने लास्ट में ये कहा था कि आईसीए वर्जन ऑफ कोऑपरेटिव 1995 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आईसी के साथ ही करेंगे, तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या है। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन कौन सा प्रिंसिपल इसमें है। वॉलंटरली एंड ओपन मेंबरशिप,
ये सिंपल, ये मैंने मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, ठीक है, मेंबर्स, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। फोर्थ इज ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। आप ये लाइनें मैंने लिखी है नीचे, आप ये पढ़ के आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिफ्थ इज एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन। सिक्स्थ इज कॉपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स, ठीक है, ये मुझे बताएं आप ये पॉइंट कब ऐड किया गया। एंड सेवन्थ जो इसी में 1995 में ऐड किया गया, कंसर्न फॉर कम्युनिटी, ठीक। तो ये आप आराम से पढ़ें। और इसके बाद हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोऑपरेटिव क्या होता है, मतलब ये आईसीए की का स्ट्रक्चर जो है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। इसमें एक जनरल असेंबली होती है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। इसका काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 ईयर के लिए टर्म के लिए ये बनाई जाती है। शैल मीट एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल इनकी मीट होनी चाहिए, मैंडेटरी है। और ये क्या करती है, इलेक्ट करती है, किनको इलेक्ट करती है, जो गवर्निंग बोर्ड होता है। गवर्निंग बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं, 20। कौन सा आर्टिकल ये बताता है गवर्निंग बोर्ड का कैसी कंपोजिशन होनी चाहिए, आर्टिकल 18, ठीक है। तो आर्टिकल 18 क्या बताता है हमें कि गवर्निंग बोर्ड की ये कंपोजिशन के बारे में बताता है। और अब अगर 20 मेंबर है तो 20 मेंबर में कौन कौन है, एक तो प्रेसिडेंट है और 4 वाइस प्रेसिडेंट है जो 4 रीजनल ऑफिस में बैठते हैं, जैसे एशिया पैसिफिक में, यूरोप में, अफ्रीका में, और ये क्या कहते हैं इसे, हाँ, अफ्रीका में और अमेरिकाज में, ठीक। तो 4 ऑफिस वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट्स बैठते हैं। इन सबको जो इलेक्ट करती है, कौन करती है, जनरल असेंबली फॉर द टर्म फॉर 4 years टर्म। इज इट ओके, ठीक है। अब जो 15 मेंबर्स, जो बाकी जो है 15 मेंबर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के इलेक्टेड होते हैं, ठीक। हाँ, वन कंट्री का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, एक्सेप्ट अगर सपोज करो अब किसी कंट्री का जो है प्रेसिडेंट भी किसी कंट्री का अगर हो, तो उस कंट्री का और एक मेंबर हो सकता है, लेकिन बगैर प्रेसिडेंट के कंट्री का सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है, ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्मली वन कंट्री हैज़ वन रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए। सपोज करो अगर इंडिया का ही आईसीए में प्रेसिडेंट भी है, तो अगर इंडिया का ऑलरेडी आईसीए में प्रेसिडेंट है तो वो मेंबर कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो इन दैट केस इंडिया के 2 हो सकते हैं, फिर एक तो मेंबर एक हो सकता है और प्रेसिडेंट 2, मतलब प्रेसिडेंट प्लस प्रेसिडेंट, तो टोटल 2 हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मेंबर जो होगा वो एक ही होगा। इज इट क्लियर, ओके। और उसके बाद 4 रीजन्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। एशिया पैसिफिक की एक, अफ्रीका में दूसरी होती है, यूरोप में तीसरी होती है और अमेरिकाज में चौथी होती है। तो अब मैंने थोड़ा यहाँ पे ऐड किया है एक फैक्ट को, क्योंकि हो सकता है कभी एग्जाम जब हमारा दिन नहीं होता है तो कोई भी फैक्ट पूछ लेते हैं। नॉर्मली ये पूछेंगे कितने रीजन्स है, तो आपको 4 कहना है। और जो एशिया पैसिफिक है, इसमें मैंने कहा ना टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 318 ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बनी हुई है ये आईसीए में, फ्रॉम 112 कंट्री, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था। तो उसमें से 109 जो है सो वो सिर्फ एशिया पैसिफिक एरिया से आती है। और जो आज यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिल्ली में जो इसके हेड क्वार्टर्स है, एशिया पैसिफिक हेड क्वार्टर दिल्ली में है। तो वहाँ पे कौन बैठे हैं आज, प्रेसिडेंट चुन सेंग ली। ये चाइना के 2016 में से इलेक्ट किया गया था। ये पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब एशिया पैसिफिक के कौन ये प्रेसिडेंट है, दैट इज चुन सेंग ली, ओके। तो आगे चलते हैं। अब सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन जब हम मतलब मेन टॉपिक्स करेंगे, पेरिफेरी टॉपिक्स में इनको मैं एक एक को कराऊंगा जब हमें टाइम मिलेगा। तो अभी आप सिर्फ याद रखें कितने सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन है, 8। इज इट ओके, 8 सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आ सकता है कि क्वेश्चन ये आ सकता है इनमें से कौन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। एक फर्स्ट जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव वर्ल्ड वाइड, तीसरी है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है इंटरनेशनल हेल्थ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, सेवन्थ है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअल इंश्योरेंस, एट्थ है बैंकिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एंड बैंकिंग। अब इनमें क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है कि इनके डेट कब आए हैं, ठीक। आप डेट यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब कौन ऑर्गेनाइजेशन कब आई, ठीक। तो जब मुझे मौका मिलता है तो इनको मैं अच्छे से एक एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब फैक्चुअल तरीके से देखते हैं। अब इसके अलावा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ दिस आईसीए की बात करते हैं, वहाँ पे थीमेटिक कमिटीज़ हैं, जो ये कमिटीज़ इन सब्जेक्ट्स पे काम करती है। एक जेंडर, दूसरा रिसर्च, तीसरा लॉ एंड फोर्थ डेवलपमेंट। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा
जो है थीमेटिक कमेटी नहीं है, कौन से मतलब इस एरिया पे थीमेटिक कमेटी नहीं बनी है। तो इनमें से अगर कोई वहाँ पे नहीं होगा तो यू कैन मार्क दैट। ठीक, अब आप याद रखिए जेंडर रिसर्च लॉ एंड डेवलपमेंट पे थीमेटिक कमेटीज़ है किसकी, आईसीए की। और इसके अलावा मैंने, अगर आपने लास्ट में बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने लास्ट में इसमें ऑलरेडी वो करा चुका भी हूँ कि जब मैंने माइलस्टोन्स ऑफ आईसीए करवाया था आपको लास्ट लेक्चर ये वीडियोस में, तो वहाँ पे मैंने कहा तो 2020 में इन्होंने ये स्टार्ट किया है यूथ नेटवर्क। तो इससे इससे क्या है कि एक एनवायरनमेंट दे यूथ के जो कॉपरेटिव्स हैं उनको लर्न करने के लिए, उनको सिखाने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। तो इसमें इसका मकसद ये यूथ नेटवर्क क्रिएट करने का मकसद ही यही है, और ये रिसेंटली आईसीए ने क्रिएट किया। अब देखिए आईसीए के जो मैंने कहा था कि कोऑपरेटिव्स के खुद के बायलॉज होते हैं, तो इसी तरीके से आईसीए जो है उसके खुद बायलॉज होते हैं। तो जो आईसीए के बायलॉज होते हैं वो कब और कहाँ लास्ट मतलब अमेंड और अडॉप्ट किए गए, ये क्वेश्चन बन सकता है। द करंट बायलॉज वर अमेंडेड कहाँ पे, किगाली। किगाली इज़ रवांडा, रवांडा ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है किगाली। तो यहाँ से ये उनको अमेंड किया गया यहाँ पे। ठीक, कब, 2019 में, अक्टूबर 2019 में। और अडॉप्ट कब किया गया, अडॉप्ट इन्हें ब्रसेल्स में किया गया। कब, अडॉप्टेड एट जनरल असेंबली हेल्ड इन ब्रसेल्स बेल्जियम इन दिसंबर 2019। तो ये भी जो रिसेंट बायलॉज जो है दिस आईसीए के, वो कब अडॉप्ट किए गए, ब्रसेल्स बेल्जियम में 2019 को। ठीक, तो अगर आप, अब क्वेश्चन भी ये बनता है कि मेंबरशिप ऑफ आईसीए कैसे मिल सकती है हमें, अगर हम मेंबर बनना चाहते हैं आईसीए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 6 डील्स विद दैट। अंडर आर्टिकल 6 सेक्शन सेकंड क्या कहता है कि मेंबरशिप कैसी मिलेगी आपको आईसीए में। ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन विच कन्फर्म्स टू द आईसीए स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। जो भी उसको मतलब कन्फर्म करता है, कन्फर्म मतलब होना चाहिए, कन्फर्म मतलब कबूल एक किस्म का, किस चीज़ को मतलब ये मतलब कबूल होनी चाहिए, मतलब कबूल करे किस चीज़ को, कन्फर्म मीन्स फॉलो, कन्फर्मिटी। ठीक, किसको, जो कोऑपरेटिव आइडेंटिटी के प्रिंसिपल्स है उसमें एक डिफिनीशन को भी मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन आई वो डिफिनीशन के अंडर आनी चाहिए, और उन वैल्यूज़ पे बिलीव करनी चाहिए, और उन प्रिंसिपल्स उसके मोटिव उनके वो प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच कन्फर्म्स द आईसीए स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी एंड ऑब्जर्व द एम्स ऑफ आईसीए शैल बी एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप, तो उसको मेंबरशिप मिल सकती है। और मेंबरशिप किस तरीके, कितने तरीके की होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 तरीके की मेंबरशिप होती है। वन इज मेंबर्स, इनको फुल फ्लेज्ड वोट पावर्स होते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएट्स एंड थर्ड इज सेक्टोरल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने तरीके के मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, फ्लैग की बात करते हैं थोड़ा। जो फ्लैग है आईसीए का, वो लोगो जो डिपिक्ट था उस पर क्या था, डव ऑफ पीस इमर्जिंग फ्रॉम अ रेनबो। एक मतलब डव समझते हो आप, एक जानवर है, तो एक बर्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, पीस को। तो एक रेनबो से वो निकलता था। और इस ये जो फ्लैग था इसका सिंबल, द सिंबल ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ आईसीएज डाइवर्स मेंबरशिप। इज इट क्लियर, क्योंकि बहुत सारे मतलब हमने देखा कि मतलब 318 ऑर्गेनाइजेशन है, तो डाइवर्स फील्ड से आते हैं, उन डाइवर्स फील्ड को कॉमन एक यूनिटी के साथ रखना है, यही इस फ्लैग की सिंबल थी। इट वॉज इनिशियली डिजाइनड बाय द आईसीएज सेंटिनियल कांग्रेस इन 1995। सेंटिनियल कहते हैं 100th जो कांग्रेस, क्योंकि 1895 में जब ये बना तो 1995 में इसका 100 साल के बाद ये बनाया गया ये फ्लैग। ठीक, फर्स्ट टाइम इट वॉज डिजाइनड। लेटर जो जब हम देखते हैं इस फ्लैग को थोड़ा अमेंड मतलब इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस भी आई। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कलर क्या रिप्रेजेंट करता था फ्लैग में। रेड रिप्रेजेंट करता है करेज को, ठीक है, रेड रिप्रेजेंट करता है करेज को, ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है विजन को, येलो रिप्रेजेंट करता है चैलेंज को, ठीक, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, स्काई ब्लू रिप्रेजेंट करता है स्ट्राइव टुवर्ड्स ग्लोबल यूनिटी, यानी यूनिटी को ये क्योंकि आसमान नीला, आसमान नीले आसमान के तले हम सब हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो ये रिप्रेजेंट यूनिटी। ठीक, डार्क ब्लू इट इज़ अ पेसिमिज्म क्यों आपको ये अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे पेसिमिज्म की क्यों बात की गई है, क्योंकि डार्क ब्लू हमें यह याद दिलाता है कि कितने सारे लोग हैं जिनको कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत है, जो बेचारे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मुश्किल से दो चार हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए, उन लेस फॉर्चुनेट लोगों को याद करने के लिए डार्क ब्लू कलर यहाँ पे रखा गया है। ठीक, वायलेट, तो वायलेट क्या दिखाता है, फ्रेंडशिप, वार्मथ, ब्यूटी। ठीक, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इसके बाद हम लोगों पे आते हैं, जो मैंने यहाँ कोशिश की है थोड़ी बनाने की लोगों की। तो आप ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन आप यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि आईसीए का जो
लोगो था वो कब लॉन्च हुआ? 2013 में। कहाँ पे? केप टाउन। केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका। ठीक। तो डिज़ाइन किसने किया था उसे? डिज़ाइन किया था इसने ब्रिटिश कोऑपरेटिव, एक ब्रिटिश कोऑपरेटिव, इसका नाम कलवर्ट्स था, उनने डिज़ाइन किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, कलवर्ट्स। ठीक। अब कुछ फैक्ट जो है, फैक्ट्स हम देखेंगे। फैक्ट्स ये है कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई ईच ईयर, जो हर जुलाई फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई ईच ईयर ICA coordinates and celebrates ICA coordinates celebration of इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। यानी फर्स्ट सैटरडे हर जुलाई की, आने वाला है जुलाई अब, तो उसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे की तरफ से। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे। नेक्स्ट फैक्ट जो है, नेक्स्ट फैक्ट, ये कोऑपरेशन डे का हमने देखा। नेक्स्ट फैक्ट जो है 2012 में, इन दिसंबर 2009 द UN डिक्लेयर द, यूनाइटेड नेशंस ने क्या डिक्लेयर किया? 2012 जो है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स कहा गया। इज इट ओके? ठीक। थर्ड फैक्ट हम देखते हैं। जब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव 1895 में बनती है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कौन कौन सी कंट्रीज़, कितने डेलीगेट्स आए थे फर्स्ट मीट में। तो आपने याद रखना है 13 डेलीगेट्स थे। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया, नंबर्स भी बताया और कौन कौन सी कंट्रीज़ थे वो भी बताया था। आप इतना याद रखेंगे, इंडिया वाज आल्सो देयर। इज इट ओके? नाउ मूविंग अहेड। 1960 में क्या होता है? इंडियन ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, इसका जो रीजनल ऑफिस होता है एशिया पैसिफिक, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एशिया पैसिफिक का जो ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट होता है। तो गेस करें इसकी इनाग्रेशन किसने की होगी? तो इसकी इनाग्रेशन की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। अब और एक बात यहाँ पे, द फर्स्ट ICA एग्जीक्यूटिव मेंबर फ्रॉम इंडिया वाज रामदास पंथालू। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे, रामदास। कोऑपरेटिव ट्रेड डायरेक्टरी एक पब्लिश की जाती है। ये क्वेश्चन आया था कि कोऑपरेटिव ट्रेड डायरेक्टरी इसको कौन पब्लिश करता है? तो दिस इज आल्सो पब्लिश्ड बाय ICA। तो प्रेसिडेंट ऑफ ICA की बात करते हैं, ये कौन है अभी जो करंटली है? एरियल गुरैको। तो ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है, जो थे यहाँ इसके ICA के, ये कौन थे? अर्ल ग्रे। हाँ, इसी तरीके से हम देखेंगे फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी डैम पॉलिन ग्रीन। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो कहते हैं मतलब कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो कितने लोगों को, कितने लोग दुनिया में ऑलमोस्ट कितने लोग कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ इन वन वे और अदर वे जुड़े हुए हैं? तो कहते हैं 12% जो है, 12% ऑफ पीपल आर दिस एंगेज विद कोऑपरेटिव मूवमेंट इन वन वे और अदर वे। और जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जॉब देती है, कोऑपरेटिव जॉब देते हैं कितने परसेंट? जितने लोग एम्प्लॉयड है इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में, उसका 10% जो लोग एम्प्लॉयड है वो कोऑपरेटिव के थ्रू एम्प्लॉयड है। तो अब आपको पता चलेगा कि रेलिवेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड। ठीक। तो अगर हम ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 280 मिलियन लोग आते हैं ग्लोब में, अक्रॉस ग्लोब पूरी दुनिया में 280 मिलियन लोग हैं ऐसे। वन मोर थिंग, 15 मेंबर बोर्ड जो है, मतलब मैंने कहा था कि 20 मेंबर्स होते हैं, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है और उस प्रेसिडेंट के साथ 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो रीजनल ऑफिस को देखते हैं, और 15 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। तो इन 15 बोर्ड मेंबर्स में जो आज इंडिया का एक वहाँ पे है, उनका नाम क्या है? अदिति यादव। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। अदिति यादव रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो इफ़को है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इफ़को को रिकमेंड करता है। अब देखिए रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने नटशल में मतलब बहुत सारे फैक्ट्स को लाने की कोशिश की। ठीक। जैसे ही हमें टाइम मिलता है, इतना मुझे लग रहा है कि बेसिक है, जैसे ही टाइम मिलता है मुझे, तो मैं इस टॉपिक पे फिर से आता हूँ और फिर से इस टॉपिक में जो जो सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशन है, थीमेटिक कमिटीज़ है, उनको थोड़ा अच्छे से करते हैं। और जो लेटेस्ट में एक चीज़ यहाँ से करना चाहूँगा आपको, माइलस्टोन्स आप याद रखें। यहाँ पे माइलस्टोन्स जो ICA ने अभी तक अचीव की है। बनी कब थी ICA? ये याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। बनी थी 1895 में। ठीक। कब, कहाँ पे बनी थी? लंदन में बनी थी। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात सबसे पहले कब की इनने? 1896 में। और 1923 में फर्स्ट कोऑपरेटिव डे को मनाया गया। ठीक। अब क्या होता है? 1937 में कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स अमेंड किए जाते हैं, ये भी हमने कल पढ़ा, इस पर पूरा लेक्चर मैंने दिया। 1946 में UN ने इसे कंसल्टेटिव स्टेटस दे दिया। ठीक। कंसल्टेटिव स्टेटस, और 3 ही NGO ऐसी थी जिनमें एक ये ICA थी जिन्हें कंसल्टेटिव स्टेटस मिला। कब मिला? 1946, याद रखें 1946।
1966 में सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होती है, ये भी हमने देखा। इस जो ये 1966 में डीजी काओ होते हैं इंडियन के, जो इस कमेटी को देखते हैं। 1992 में ये आईसीए के रीजनल ऑफिस क्रिएट किए जाते हैं। हमने देखा कि अभी तक फर्स्ट ऑफ ऑल लंदन में ऑफिस था, हेडक्वार्टर्स थे, अब इसके रीजनल ऑफिस क्रिएट किए जाते हैं। फिर 1995 में क्या होता है, आईसीए स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी, ये हमने आज पढ़ा। ये हमने आज पढ़ा, 1995 की बात कर रहा हूँ मैं। जो कोऑपरेटिव, ये जो हमने देखा कि कोऑपरेटिव आइडेंटिटी में, उसमें हमने देखे कि एक तो डिफिनीशन थी, दूसरा वैल्यूज़ थी, और तीसरा 10 वैल्यूज़ थे, और थर्ड जो थे 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स इसमें थे। ठीक, 31st कोऑपरेटिव कांग्रेस में आता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, 2001 में क्या होता है, अब देखेंगे यूएन अडॉप्टेड गाइडलाइंस टू सपोर्ट एंड क्रिएट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। ये बात कब की है, 2001 की। 2002 में क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी रिकमेंड करती है किसको, आईसीए कोऑपरेटिव आइडेंटिटी को। ठीक, अब आगे देखते हैं, 2009 में 2009 में फर्स्ट टाइम जो होती है वुमेन अपॉइंट की जाती है, और मैंने अभी आपको बताया था डेम पॉलिन ग्रीन इनका नाम था। तो ये 2009 में ये वाक़ा होता है, और 2012 में ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया जाता है। ठीक, इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब 2013 में आईसीए अब फिर से ब्रसेल्स जाता है, बेल्जियम। ठीक, आईसीए कहाँ, पहले लंदन होता है, फिर हमने देखा एक बार जेनीवा में होता है। 1982 में पहले लंदन में होता है, फिर जेनीवा आ जाता है, ये याद रखें आप प्लीज़। फिर जेनीवा आ जाता है, और जेनीवा के बाद फिर से कब आता है, कहाँ पे आता है, ब्रसेल्स। कब, 2013 में। और 2016 में क्या होती है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की जो होती है, ये पार्टनरशिप साइन किन के साथ करता है, यूरोपियन यूनियन के साथ। अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ कब इन्होंने पार्टनरशिप साइन की, तो दैट इज़ इन 2016। और लास्ट में जो मैंने अभी बताया था आपको, ग्लोबल यूथ फोरम जो इनने क्रिएट किया, वो कब होता है, 2020 में इन्होंने रिसेंटली क्रिएट किया था, फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस। तो मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है बिगनिंग में। तो जब हमें मौका मिलेगा हम इसके पेरिफेरी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, आप मेहनत करते रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।